नमस्कार, जी बिजनेस के इस खास शो आईपीओ स्कैन में आपका स्वागत है। आईपीओ मार्केट में जबरदस्त बौछार लगी हुई है। वैसे तो हमने देखा है कोविड के बाद से हर साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओज आ रहे हैं। बाजार से कंपनीज, नई कंपनीज आ रही हैं, न्यू एज कंपनीज आ रही हैं और बाजार से पैसा उठा रही हैं। बट इस बीच इस साल भी आपने जबरदस्त आईपीओ एक्शन देखा है और इस हफ्ते हमने देखा है एक रिकॉर्ड 5 आईपीओज एक साथ खुली हैं। उसमें से तो 4 आईपीओज एक ही दिन खुली हैं। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है और जबरदस्त एक्शन इन 5 आईपीओज में आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इसको लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। कौन सा आईपीओ बेस्ट है, कहां पैसे लगाने हैं, क्या पांचों के पांचों आईपीओ में पैसे लगाने हैं, अगर लगाने हैं तो क्या आगे के उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहां बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलेंगे, कौन सा बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कहां शॉर्ट टर्म गेन्स मिल सकते हैं, कहां थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। ढेरों सवाल हैं आपके मन में और इन 5 आईपीओ के सारे सवालों का जवाब है अनिल जी के पास। तो आइए करते हैं इस खास शो की शुरुआत, जहां पर आईपीओ को लेकर आपको पूरी चर्चा की जाएगी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। शुरुआत हम ऐसे आईपीओ के साथ करने वाले हैं जिसका सबको लंबे समय से इंतजार था। टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा ग्रुप की तरफ से लंबे समय बाद 2 डेकेड्स में पहली बार आपके लिए एक आईपीओ आते हुए दिख रहा है और इसमें बाजार का बेहद ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन तो इसमें दमदार हो चुका है बट अभी भी पैसे लगाने के मौके हैं। अनिल जी की क्या एनालिसिस है इस बहुचर्चित आईपीओ पर, आपको क्या करना है इसमें, आइए एक बार जान लेते हैं क्या है उनका व्यू। टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ में पैसा लगाना है जी, सिर्फ 2 छोटी चीज़ के लिए पैसा लगाना है। एक बहुत बड़े लिस्टिंग गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म। बड़े लिस्टिंग है, बहुत बड़े। बेसिकली सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको करना क्या है, पहले थोड़ा समय निकालना है, थोड़े से पैसे रिजर्व रखने और एप्लीकेशन लगानी है। ये तो बड़ा आसान काम है। जो आगे का मुश्किल काम है वो मैं बताता हूँ। बताइए। उसके बाद आपको लगातार जब तक अलॉटमेंट ना हो रोज ईश्वर का नाम लेना है, प्रार्थना करनी है, हे प्रभु अलॉटमेंट लगवा दे, हे प्रभु अलॉटमेंट लगवा दे। फिर आपको जो भी बोलना हो, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा, मन्नत जो भी मांगनी है आप मांग लीजिए, क्योंकि मिलना, अलॉटमेंट मिलना किस्मत की बात होगी। लंबे समय बाद टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन सिर्फ टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लंबे समय बाद आ रहा है, इस वजह से आपको लगाना ऐसा नहीं है। क्यों करना है दीप में? पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड सोचने की जरूरत ही नहीं। बहुत ही मजबूत प्रोमोटर है, बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोमोटर है। दूसरी चीज़ ये, जो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी सर्विसेज देने का कारोबार जो करती है कंपनी, इनके क्लाइंट्स के साथ पूरी दुनिया भर में अक्रॉस ग्लोब इनके क्लाइंट्स हैं और सबके साथ बहुत ही तगड़ी रिलेशनशिप है, लंबी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। तीसरी चीज़, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स में ज़बरदस्त है, जो फ्यूचर है। ठीक है। चौथी चीज़, डेट फ्री कंपनी है, कर्ज लेने की क्या जरूरत ही नहीं इनको, पैसे और कैश फ्लो इतने ज़बरदस्त है कि पूछिए मत। मतलब कोई भी एक्सपेंशन करना हो इनको, कोई भी नया काम करना हो, लोन ही नहीं लेते, सब अपने कमाई से कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब तक का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है और आगे भी अच्छा रहना ही रहना है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से इंडिया ऑटोमोटिव हब बन रहा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री की ग्रोथ देखिए, ग्लोबल यहाँ पर सब जगह, तो आगे फ्यूचर में भी अच्छी मजबूत ग्रोथ रहेगी। अब 2 चीज़ें हैं जो आखिरी 2 लाइन इसके लिए बोलूँगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, इसके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये आईपीओ ऐसा है ना, जो एक लेसन है सारे प्रमोटर्स के लिए कि कैसे प्रमोटर्स को लालची नहीं होकर इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए। राइट। मतलब टाटा ग्रुप की ये कंपनी यहाँ से अगर 20% ऊपर के वैल्यूएशन पे भी, 25% ऊपर के वैल्यूएशन पे भी अगर आईपीओ लाती तब भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता। राइट। तो इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी है पैसा बनाने की पहले ही दिन। और अब आखिरी लाइन जी, अगर लिस्टिंग पे दुगुना हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? और लिस्टिंग पे ना भी हो तो 4-6 महीने में आगे तो बहुत जल्दी दुगुना हो जाएगा। तो इसलिए इस आईपीओ में ये सबसे बढ़िया काम जो किया इस आईपीओ की प्राइसिंग। इतनी बढ़िया कंपनी, इतने बढ़िया परसेंटेज, इतनी बढ़िया प्रोमोटर, इतने ज़बरदस्त फाइनेंशियल, चाहते तो यहाँ से 25%, 50% भी और आईपीओ को प्राइसिंग करके ले सकते थे और लोग खुशी खुशी देते। आजकल हर किसी कचरा आईपीओ में पैसे लगा देते हैं, फंड इतने सारे पैसे हैं इनके पास है, पैसे ही पैसे। उनको तो आइडिया चाहिए। टाटा ग्रुप में तो अगर पैसा लगा और लिस्टिंग फ्लैट हो, नीचे भी हो जाए, 3 साल बाद पैसा बनाए, कौन पूछने वाला है। लेकिन ये
टाटा ग्रुप का कमाल है कि बहुत बढ़िया इन्होंने प्राइसिंग दी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव देखो दीप से ईमानदारी की बात है, ढूंढने से मिले नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए करना चाहता हूँ, 2 लिख देता हूँ। एक तो ये कि 1/3 बिजनेस टाटा ग्रुप से आता है, उनसे नहीं आएगा तो किससे आएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन वो है। और दूसरा ये कि कुछ ग्रुप कंपनियाँ हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में हैं, जैसे टाटा एलेक्सी वगैरह का थोड़ा मिला जुला कारोबार, मैं तो उसमें पॉजिटिव देखता हूँ। क्या मालूम आगे चलते कुछ मर्ज वर्ज हो जाए। बट ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट IPOs इन रिसेंट टाइम्स, मस्ट अप्लाई। मस्ट अप्लाई आईपीओ है, ये अनिल जी की राय है। लिस्टिंग के बाद डबल होने की पूरी संभावना है। शॉर्ट टर्म में भी अच्छे गेंस देगा, लंबी अवधि के लिए तो आपको अपने पास रखना ही है। बट इस आईपीओ में एक और खास चीज़ है, रिटेल निवेशक तो इसमें पैसे लगा ही सकते हैं, बाकी कैटेगरीज में भी अगर आपको पैसा लगाना है तो वहाँ पर मौका है। बट आप इसमें डबल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक ही पैन पर डबल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो फिर शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आपको निवेश करने का पूरा मौका है। पर इस पर कई और सवाल भी थे हमारे व्यूअर्स के, उसकी क्लैरिटी भी अनिल जी ने दी है। आइए देख लेते हैं इस पर उनका क्या कहना है। क्या टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स पैसा लगा सकते हैं? अगर हाँ, क्या है उनके लिए, कितना रिजर्वेशन है उनके लिए? तो दीप देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के प्रमोटर के तौर पर टाटा मोटर्स है, और ऐसे में इस IPO में टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, और उस व्यवस्था का नाम दिया गया है कि शेयर होल्डर कैटेगरी। यानी कि अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो आप उस कैटेगरी में भी अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और 10% इश्यू साइज जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व की गई है। जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हैं वो उनके लिए अलग से 10% का कोटा है, यानी कि करीबन 61 लाख शेयर ऐसे होंगे टाटा टेक्नोलॉजी के जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को आवंटित किए जाएंगे। अच्छा, तो 10% आमतौर पर रिटेल का कोटा होता है 10 से 15% का, लेकिन यहाँ शेयर का भी 10% अलग से रखा गया है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अगर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर होना है तो जरूर एलिजिबिलिटी के लिए रिकॉर्ड डेट होगी। रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट जा चुकी है। अच्छा, 13 नवंबर। अगर 13 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर्स के शेयर थे तो आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर इस पर्पस के लिए माने जाएंगे टाटा टेक्नोलॉजी में पैसे लगाने के लिए। तो 13 नवंबर को आप रिकॉर्ड डेट पर शेयर होल्डर होने पर ये कर सकते हैं। उसमें होगा ये कि अब आप 13 नवंबर का आपका जो डीमेट अकाउंट है चेक कर लीजिए, उस दिन आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, आप शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा लगा लीजिए, सिंपल। ठीक है, तो 13 नवंबर की डेट सबसे इंपॉर्टेंट। 13 नवंबर की डेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बनती है, क्योंकि टाटा मोटर्स के साथ साथ टाटा मोटर्स DVR का भी ट्रेड होता है। अगर सिर्फ टाटा मोटर्स DVR है आपके पास तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अच्छा, दोनों, आप चाहे टाटा मोटर्स आपके पास शेयर हो या टाटा मोटर्स DVR हो, दोनों ही केस में आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर माने जाएंगे। अच्छा। है तो टाटा मोटर्स का शेयर ही ना। करेक्ट। फर्क इतना है कि अगर आपके पास DVR है तो आपको वोटिंग राइट नहीं होते, है ना, और टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर ओरिजिनल है तो वोटिंग राइट होते हैं। लेकिन इस केस में बहुत क्लियर कट बताया गया है टाटा टेक्नोलॉजी के DRHP में कि आप चाहे टाटा मोटर के शेयर होल्डर हो, चाहे टाटा मोटर्स DVR के शेयर होल्डर हो, आप भी शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये सबसे बड़ी टेंशन लोगों की गई। अब आते हैं इंटरेस्टिंग बात पर। ये जो आप कह रहे हैं कि एक पैन पर 2 एप्लीकेशन हो सकती हैं, बाकी IPOs पे तो नहीं होता, इसमें कैसे होगा? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि इस IPO में विशेष व्यवस्था है कि आप 2 कैटेगरी में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर आपने रिटेल में कर दिया तो HNI नहीं कर सकते, आप QIB में है तो किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं करेंगे, ये सारा होता है ना। लेकिन यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था ये है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीप टाटा मोटर्स का शेयर रखते हैं 13 नवंबर को, आप चाहें तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर दें। उसी के साथ साथ आप चाहें तो दूसरी किसी कैटेगरी में भी, जो कि रिटेल या फिर आपकी HNI कैटेगरी हो सकती है, उसमें भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नहीं तो एक पैन कार्ड पे अगर 2 एप्लीकेशन लगे तो एक रिजेक्ट, दोनों ही रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में आपके ये सुविधा है। डीमेट अकाउंट आपका सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डीमेट अकाउंट आपका डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डीमेट अकाउंट तो बैंक अकाउंट की तरह है, आप 25 बैंक में खोल सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड तो आपका एक ही होता है। इसीलिए एप्लीकेशन आपकी एलिजिबल है कि नहीं है वो पैन कार्ड से जोड़ कर देखी जाती है, और इसलिए पैन कार्ड को डीमेट अकाउंट के साथ जोड़ा जाता है। सो पैन कार्ड आपका इंपॉर्टेंट होता है जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं। तो एक पैन कार्ड में आप अगर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं 13 नवंबर को तो, और साथ ही आप दूसरी कैटेगरी में जो आमतौर पर रिटेल हमारे व्यूअर्स के लिए रिटेल ही मान लेते हैं। रिटेल आप दोनों में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रिटेल में भी आप एप्लीकेशन करते हैं, शेयर होल्डर में भी कर सकते हैं, सेम पैन कार्ड से अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बात हो गई। कितना निवेश कर सकते हैं? आपकी मर्जी उतना
वैसे लेकिन लिमिट है। देखिए मिनिमम तो आप 1 लॉट करेंगे जी। तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट यानी 30 शेयरों का निवेश कर सकते हैं, 15,000 रुपये देने होंगे, और मैक्सिमम आप 13 लॉट कर सकते हैं, 390 रुपये के 390 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 1,95,000। हाँ, सेम शेयर होल्डर को टाइम में भी यही रखा है। अभी आप शेयर होल्डर, आप समझो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, इसका मतलब नहीं कि आप अनाप शनाप एप्लीकेशन कर देंगे। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को भी रिटेल शेयर होल्डर समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी एफआई है, उसके पास टाटा मोटर्स की शेयर है, तो ऐसा नहीं वो रिटेल कैटेगरी में और बड़ा अप्लाई कर दे, राइट, आप समझे, शेयर होल्डर कैटेगरी में भी। तो चाहे रिटेल कैटेगरी में करें चाहे शेयर होल्डर कैटेगरी में करें, आपकी एप्लीकेशन साइज 2 लाख से कम की ही रहेगी इन कैटेगरी में। तो यानी कि अगर मैं एक रिटेल शेयर होल्डर हूँ या मैं कोई भी शेयर होल्डर हूँ और मुझे रिटेल कैटेगरी में लगाना है तो भी मैं लगा सकता हूँ, और मुझे शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना है तो भी लगा सकता हूँ। शेयर होल्डर कैटेगरी की लिमिट भी सेम है, 2 लाख रुपए वाली। तो ये आपके पास तरीका है कि आप चाहें तो 2 एप्लीकेशन अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, रिटेल और शेयर होल्डर कैटेगरी में। वैसे मिलना तो एक ही लॉट है, एक तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, एक भी मिल जाए तो मेहरबानी। अभी तो क्या है, अभी तो शुरू हुआ है दीप, आप तो बंद होते होते देखिए क्या होता है। ये तो इसमें मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर आप थे 13 नवंबर को और आप उस कैटेगरी में अप्लाई करें तो अलॉटमेंट के चांसेस बेहतर हैं, ज़्यादा है। तो आपको क्या करना चाहिए, कायदे से 1-1 लॉट ही अप्लाई कीजिए दोनों में। पूरे 2-2 लाख की एप्लीकेशन डाल के कोई फायदा नहीं है, जिस तरह से भरेगा। और वैसे भी जिस तरह से अलॉटमेंट का सिस्टम होता है उस कैटेगरी में 1 लॉट की एप्लीकेशन हो या चाहे 1,95,000 की आप इस केस में 13 लॉट की एप्लीकेशन लगाए, प्रायोरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 1 लॉट वालों को ही दिया जाता है, ठीक है ना, और बड़े एप्लीकेशन को भी 1 लॉट ही समझा जाता है। सो आप क्या करिए, 1 एप्लीकेशन डाल दीजिए शेयर होल्डर कोटा में और 1 डाल दीजिए रिटेल में। लेकिन शेयर होल्डर में तभी डालिएगा जब आप 13 नवंबर को आप डीमैट अकाउंट में आपके पास शेयर थे, नहीं है डाल दी तो रिजेक्ट हो जाएगी, दोनों ही हो जाएगी रिजेक्ट, ये ध्यान रखना। फिर वो मत बोला आपने तो बोला दोनों में डाल दो, दोनों में आपको तभी डालनी है जब आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर थे 13 नवंबर को, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर थे। फ्यूचर खड़ा उसको शेयर होल्डर नहीं माना जाता। हाँ, ये भी ध्यान रखना, डीमैट अकाउंट में अगर आपकी डिलीवरी पड़ी थी चाहे एक ही शेयर हो तो आप 2 एप्लीकेशन कर दीजिए, अदरवाइज एक ही एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर और रिटेल दोनों में करें, एक में करें, किसी में भी करें। एक करने के बाद आप जिसको मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं उसकी कोई जेक लगाने के बजाय भगवान से प्रार्थना करें कि प्लीज़, बाकी सब कोई बात नहीं, 8-10 IPO में मिले न मिले, इसमें अलॉटमेंट दिलवा देना। वैसा होना चाहिए, ठीक है, मिल जाए तो आप मिल जाए बस, बट मिलेगा तो मज़ा आएगा आपको। और ये ऐसा IPO है जो आपको प्राइस के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज कमिंग इनटू स्टॉक मार्केट, तो आपको ये 2-3 साल के व्यू मिनिमम रखना है। और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी आप इस IPO को लिस्टिंग के बाद डबल होते हुए देखेंगे। ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है IPO को, पैसे लगाने का मौका है। और अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो 2 बार आप पैसे लगा सकते हैं, डबल एप्लीकेशन इस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बढ़िया IPOs आ रही हैं। PSU स्पेस से एक दमदार IPO है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस पर भी अनिल जी की दमदार सलाह थी, एक बार वो भी सुन लेते हैं। इरेडा, इसमें भी आपको ज़रूर पैसा लगाना चाहिए। क्यों लगा सकते हैं, तो पहले सेंटेंस में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मज़ेदार है पहला सेंटेंस ही, जिसमें 3 चीज़ें मैंने लिखी है। पहला दीप, स्मॉल प्राइस IPO। स्मॉल प्राइस मतलब 30 से 32 रुपये का प्राइस बैंड। स्मॉल साइज IPO, स्मॉल साइज मतलब 2150 करोड़ का, जिसमें से 1290 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 860 करोड़ की ऑफर फॉर सेल है। और तीसरा जो आजकल का बड़ा लाइमलाइट में है, PSU कंपनी, सरकारी कंपनी का IPO हो, 30 रुपये का IPO 32 रुपये का हो और छोटी साइज का हो। सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए इसमें, पहली लाइन में सारा काम हो गया आपके तरफ से। बिल्कुल। ओके, अब मैं आपको इसका फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। ये कंपनी करती है, ये बेसिकली फाइनेंस कंपनी NBFC है एक तरह से, और इसका काम है जैसे IRFC है ना, जो रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग का काम करती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करती है। अब ये मत समझिए कि फाइनेंस खाली सरकारी कंपनियों को करती है। इनफैक्ट 2/3 रेवेन्यू का मतलब 67% रेवेन्यू इनका प्राइवेट कंपनियों से आता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी फाइनेंस करती है और गवर्नमेंट कंपनियों को भी फाइनेंस करती है। वो उन कंपनियों को फाइनेंस करती है जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट लगा रही है, उनको पैसे चाहिए, तो वो आप आके इनसे ले सकते हैं, इरेडा से। ठीक है, ये हो गया आपका पहली चीज़।
अब तक का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है बहुत मजबूत रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। थोड़े कैश फ्लोज नेगेटिव चल रहे थे, वो भी इस साल से वित्त वर्ष 2023 से न्यूट्रल हो गए और वित्त वर्ष 2024 से पॉजिटिव है। मैनेजमेंट बढ़िया है, ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मजे की बात है कि ये ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड आगे और बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल 47,000 करोड़ का AUM है, ठीक है, इनका 31% मार्केट शेयर। बोल रहे हैं 2030 तक 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी है, और समझो उस हिसाब से तो अगर 30% तो 9 लाख करोड़ का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बनता है। कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और करने के लिए इनको जो एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप, अभी ये है मिनी रत्न कंपनी। नवरत्न बनते ही आपके लिए साइज बड़ी हो जाती है, बड़े आप स्कोप बढ़ जाता है, तो ग्रोथ के लिए आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो कंपनी में बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं। सरकारी कंपनी होने के बावजूद गवर्नेंस के मामले में, हर एक मामले में टॉप क्लास है। सो सारे पॉजिटिव जी हैं। अब आइए नेगेटिव थोड़े बताना जरूरी है जी। एक तो ये कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है ज़्यादा, सारा का सारा रिन्यूएबल एनर्जी में इनका कामकाज है, जो हल्का फुल्का नेगेटिव मान सकते हैं आप। जो बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है वो खाली एक ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी बदल गई तो, क्योंकि ये एनर्जी वाला मामला है और इसमें पूरा का पूरा सेक्टर है ना पॉलिसी पे चलता है। कभी गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल से हट के पता चला किसी और पे चला गया तो वो एक रिस्क हमेशा रहती है जिसका आपके मेरे पास जवाब नहीं, किसी के पास नहीं है। वो रिस्क आप लेके हमेशा चलते हैं। PFC और REC के कंपेरिजन में थोड़ी सी कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है, ROE थोड़ा सा कम है। वो मुझे लगता है कि जैसे ये नवरत्न होगी ना, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। तो ये वहाँ मैनेज कर लेंगे, तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं मान रहा। वैल्यूशंस ठीक है, रीजनेबल है, तो और ये वैल्यूशंस ग्रेट नहीं है लेकिन रीजनेबल है। पावर स्टॉक्स आप मिस कर गए तेजी, तो ये प्रॉक्सी पावर प्ले है आपके लिए। रिन्यूएबल वाली तेजी आप मिस कर गए, तो ये प्रॉक्सी रिन्यूएबल प्ले है जो इन कंपनियों को फाइनेंसिंग करने का काम करता है। इसलिए इस IPO में पैसे जरूर लगाएं। पावर स्पेस में शानदार रैली बनी हुई है, एक नई कंपनी आ रही है, इसमें आपको मौका लेने का पूरा फायदा मिलेगा। इरेडा, इस पर थी अंजी की राय। बट इसके अलावा कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग IPOs हैं बाजार में। फ्लेयर, यहां पर हमने देखा इस स्पेस में सडनली एक्शन आ गया है और नई नई IPOs भी आ रही हैं। फ्लेयर राइटिंग पर अनिल जी ने क्या कहा था, एक बार ये भी सुन लीजिए। अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर भी रीजनेबल लिस्टिंग्स यानी ठीक ठाक लिस्टिंग्स मिल सकते हैं, और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट टाटा टेक्नोलॉजी जैसे गेंस तो हर एक IPO में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी लिस्टिंग ऊपर होने की उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं। काफ़ी कुछ कम चीज़ें ऐसी है जो आपको पसंद आएगी। फ्लेयर वैसे तो ये ब्रांड ऐसी है पेन की कि आप सब लोग जानते पहचानते कि, और हाँ हो सकता है लोगों ने सबने इस्तेमाल भी किए हों। तो पहली चीज़ तो एक है प्रमोटर्स है इस बिज़नेस में लंबे समय से हैं, जनरेशन से हैं और बड़े एक्सपीरियंसड हैं, उन्हें ये बिज़नेस समझ में आता है। दूसरा, ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में टॉप 3 ब्रांड्स के अंदर ये शामिल होती है। तो लीडरशिप है, नेटवर्क है और रिकॉल वैल्यू है। सो आई थिंक वो एक किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे प्रोमोटर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड होनी चाहिए और मार्केट लीडरशिप होनी चाहिए जो आपके लिए आएगा। ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का बहुत मजबूत रहा है और बहुत ही शानदार रहा है, तो वो भी इम्प्रेसिव, और फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं, अच्छे मजबूत दिखते हैं। इन सब के साथ जो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से मैं आपको लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के अप्लाई करने की राय दे रहा हूँ, वो है वैल्यूशंस काफ़ी आकर्षक है। अपने लिस्टेड पेयर्स और दूसरे अनलिस्टेड कंपनी के साथ अगर मिलाकर देखें तो वैल्यूशंस के लिए से इन्होंने लिस्टिंग पर 15-20% तो मिनिमम ऐसा उसकी जगह छोड़ी है। अगर बाजार का मूड माहौल ठीक रहता है तो 15-20% की अपसाइड आराम से आ सकती है। खाली एक ही चीज़ है कि अब से लेकर लिस्टिंग के बीच में शायद मेरे ख्याल से नहीं, लिस्टिंग पहले हो जानी चाहिए, नहीं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 5 दिसंबर को 4 तारीख, तो इलेक्शन के रिजल्ट वाली एक, बट वो ठीक है, छोटी मोटी वो मार्केट में कभी न कभी कुछ न कुछ चलता तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ें अच्छी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो नेगेटिव है, वो भी बता दूँ। पहला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस में, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो भी ऑन जो मतलब ऐसे छोटे मोटे पेन बना के बेचते हैं उनसे भी मतलब बड़ा कंपटीशन है। दूसरा है डेटर्स लेवल लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसी वजह से इनकी है ना मतलब जो डीप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रही है, तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है। पैसा बड़ा खर्च करना पड़ता है इनको एडवर्टाइजिंग पे, जाहिर सी बात है मार्केट शेयर मेंटेन रखना है, लीडरशिप मेंटेन रखनी है, तो वो खर्चा और वो खर्चा लगातार बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। दूसरा है कि एक होमवेयर बिजनेस में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। हालांकि कल हमने प्रमोटर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लिमिटेड तरीके से ही जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा मतलब कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस है, वहाँ मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल होगा, वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, वो देखना होगा। बट ओवरऑल सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को मिलाकर देखें तो अच्छे प्रमोटर्स, अच्छी ब्रांड, मार्केट लीडरशिप, वैल्यूशंस ठीक, इन सबको देखते हुए आप इस IPO में पैसा लगा सकते हैं।
फ्लेयर राइटिंग, डेफिनेटली इस आईपीओ में आप पैसा लगाइए, ये है अनिल जी की सलाह। कंजम्पशन में फोकस बढ़ रहा है, कंजम्पशन से ही जुड़ी एक कंपनी की और आईपीओ आई है, गंधार ऑयल। और डायरेक्टली तो ये कंजम्पशन का हिस्सा नहीं है, बट एफएमसीजी कंपनीज को रॉ मटेरियल ये प्रोवाइड करती है, स्पेशली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, वाइट ऑयल, ये नई चीज हमने इस बार सीखी, ये गंधार ऑयल प्रोवाइड करती है। इस आईपीओ में आपको क्या करना है, देखते हैं अनिल जी का क्या कहना है। अच्छे लिस्टिंग गेन और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाएं। शब्दों पे गौर फरमाएं, कहीं रीजनेबल लिस्टिंग गेन है, कहीं अच्छे लिस्टिंग गेन है, कहीं दमदार लिस्टिंग गेन है। हर शब्द का अपना मतलब होता है। ये अच्छे लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको पैसा लगाना है गंधार ऑयल में। बेसिकली ये आप जितने भी ये वाइट ऑयल बनाने का काम करती है कंपनी, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह में, उनका रॉ मटेरियल है, उनमें काम आता है। सो मार्केट लीडर है, आपको हमको पता ही नहीं कि ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और लगभग 25% मार्केट शेयर, और लगभग सारे बड़े ब्रांड्स, सारी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां, सारी बड़ी फार्मा कंपनियां इनके क्लाइंट है। प्रमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकंड जनरेशन ऑलरेडी बिजनेस में आ चुकी है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल रहा है कंपनी का अब तक का। और सबसे बढ़िया बात इस कंपनी के बारे में, वैल्यूएशन बहुत बढ़िया रखे हैं इन्होंने भी। लिस्टिंग के पर पैसा बनाने के लिए जगह छोड़ी है, और ये चीज़ मुझे पसंद आती है कि थोड़ा आप ना वैल्यूएशन का स्कोप छोड़ो, ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा हमें ही ले लेना। तो ये एक अच्छी चीज़ है। नेगेटिव थोड़ा सा है कि इस बार वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी इस तिमाही में ज़्यादा थी, इस वजह से कैश फ्लो नेगेटिव आए ऑपरेटिंग लेवल पे। कंसिस्टेंटली कैश फ्लो पॉजिटिव रखने, ये समझना पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल साइकिल जो लगातार बढ़ रही है, इनके डेटर्स जो बढ़ रहे हैं, वो ये दो चीज़ें यहाँ पर मैनेज करना है। हालांकि जो आईपीओ से पैसा आएगा थोड़ा वो वर्किंग कैपिटल में ही जाएगा, तो ये चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन ये चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको प्रॉपर करने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज जो कंपनी की पोजीशनिंग है, लीडरशिप है, प्रमोटर का एक्सपीरियंस और वैल्यूएशन, इन सबको देखते हुए अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाएं पैसे। गंधार ऑयल, इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इसमें लगाने हैं पैसे। और फाइनली फेडरल बैंक की तरफ से उनकी सब्सिडरी है फेडफिन फाइनेंशियल सर्विसेज या फेड बैंक फाइनेंशियल, फेडफिना जिससे हम बात करते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या मौका है, फाइनेंशियल स्पेस से ये जो इशू आ रहा है, देखते हैं अनिल जी की सलाह। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको प्यार से लोग फेडफिना कहते हैं, इस आईपीओ में पैसा लगाने की राह है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 साल के व्यू से आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हो वो मैं आपको बताऊँ। पहली चीज़, क्या पॉजिटिव है, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, उनमें सबसे बड़ा पॉजिटिव तो एक इनका पेरेंट जो है, इनकी प्रमोटर कंपनी जो है वो है फेडरल बैंक है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा, जो इस कंपनी का मैनेजमेंट है फेडफिना का, वो बहुत ही अनुभवी मैनेजमेंट है। रिसेंटली आप देखिए AUM ग्रोथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, बेहद मजबूत है। फेड बैंक की सब्सिडी होने का बड़ा फ़ायदा मिलता है इनको। इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, जिस दरों पर, ब्याज दरों पर ये पैसा उधार लेते हैं, ये पूरे सेक्टर में सबसे कम है। अच्छा, मतलब हाँ, बोरोइंग के मामले में बड़े मजबूत है। ये तो बढ़िया है। और उसकी वजह ये कि जो भी उधार देता है वो ये मान के चलता है कि फेडरल बैंक की कंपनी को या फेडरल बैंक को इनडायरेक्टली उधार दे रहे हैं। करेक्ट। तो वो बड़ा फायदा मिलता है, वो पेरेंटेज, अच्छा पेरेंटेज होने का बड़ा फायदा मिलता है। और डीप इस पेरेंटेज के बारे में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर NBFC जो मजबूत हुई है वो किसी न किसी पेरेंटेज की मजबूत बनी है। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप की निकली थी, फॉर L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, सुंदरम फाइनेंस, पर्टिकुलर एग्जांपल है। Exactly. जिस किसी फाइनेंस कंपनी के पीछे एक बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप की बड़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, M&M फाइनेंस, है ना, तो उस NBFC के सक्सेसफुल होने के और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के चांस होगा, क्योंकि ग्रुप लेवल की जो रेटिंग का फायदा मिलता है वो उस NBFC को मिलता है। ग्रुप लेवल की फंड रेजिंग का, बैलेंस शीट मजबूत होने का, अच्छे प्रोमोटर बैकग्राउंड होने का फायदा उस सब NBFC को मिलता है। ये फायदा आपको फेडफिना में भी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक ये पॉजिटिव है। आखिरी पॉजिटिव, वैल्यूएशंस ठीक रखें, रीजनेबल है। कुछ पैरामीटर्स पे हो सकता है थोड़ा आपको कम ज़्यादा दिखे, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक है। नेगेटिव साइड पे एक ये, थोड़े से नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके कम है और रिटर्न ऑन एसेट्स कंपैरेटिवली जो दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में कम है। मुझे लगता है दीप की इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि 3 साल में डबल होने जितनी ताकत रखता है ऑलमोस्ट। मतलब 3 साल में इनकी बैलेंस शीट और ये सारे जो नंबर्स हैं AUM वगैरह, ये डबल होने की संभावना है। सो स्टॉक भी उस हिसाब से आपका डबल हो सकता है। तो अगर आप समझो कि ये सोचो कि 3 साल के लिए मैं फेडरल बैंक में FD करूं
तो एक विकल्प ये भी हो सकता है कि 3 साल के लिए मैं फेडफिना का शेयर लूँ, का शेयर तो 3 साल में वो भी डबल हो सकता है। एफडी तो 7-8 साल में डबल होगी। एग्जैक्टली। तो 3 साल में बिजनेस डबल होने की संभावना दिखती है, डबल के आसपास। उस लिहाज से आप 2-3 साल का व्यू रखकर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इन सभी आईपीओस पर अनिल जी की सलाह। 5 आईपीओस इस हफ्ते खुले हैं, पांचों की पांचों में आपको पैसे लगाने की सलाह है। कुछ आपको लिस्टिंग पर बड़े गेन दे सकती हैं, कुछ उसके आगे गेन्स दे सकती हैं, बट सारी की सारी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बेट्स हैं। यहाँ पर मौका है, आप चूज करिए, पांचों में पैसे लगाने हैं, 1-2 जो आपको पसंद आ रही है उसमें पैसे लगाने हैं। मौके आईपीओ बाजार में भरपूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस स्पेशल आईपीओ स्कैन शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और एक्शन आ रहा है आपके लिए।